चैप्टर 31 की शुरुआत में हमें होली एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर होली एम्पायर के पोप एमीन कुछ सोच रहे थे। आज रात मुझे सोने में बहुत मुश्किल हो रही है, मुझे आज का दिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन तभी उनके पीछे से कुछ आवाज़ आती है और जब वह उस तरफ देखते हैं तो उधर एक लड़की होती है जो बहुत घबराई हुई लग रही थी। वह लड़की होली एम्पायर की सेंटेस सिल्विया होती है, जो बोल रही थी, योर होलीनेस, क्या मैं आपका कुछ समय ले सकती हूँ। पोप एमीन उसे देखकर बोलते हैं, ओहो सेंटेस, आप इतनी सुबह सुबह मुझसे मिलने क्यों आई हैं। सेंटेस सिल्विया बोलती है, ओह मैंने एक सपना देखा, उसमें आर्केडिया महाद्वीप में कहीं पर महान डार्कनेस को देखा गया है। सेंटेस सिल्विया की बात सुनकर पोप एमीन एकदम सीरियस हो जाते हैं और फिर सेंटेस सिल्विया से बोलते हैं, तो फिर क्या आप उस लोकेशन के बारे में कुछ जानती हैं या कोई हिंट भी हो, भले ही वो कितना भी छोटा ही क्यों ना हो। सेंटेस सिल्विया बोलती है, लोकेशन के बारे में हिंट। फिर वो घबराती हुई बोलती है, मुझे लगता है जो व्यक्ति मर रहा था उसने मरने से ठीक पहले ये चिल्लाया था, ड्यूक बेरहन। पोप एमीन ये नाम सेंटेस सिल्विया से सुनकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं ड्यूक बेरहन मारून किंगडम के पीछे की असली पावर है। लेकिन तभी सेंटेस सिल्विया रोने लगती हैं और रोते हुए बोलती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था, वह सभी निर्दोष लोग थे लेकिन उनकी इतनी भयानक मौत हुई। पोप एमीन उसे बोलते हैं, कोई बात नहीं, ये ठीक है, प्लीज़ डरो मत। उसे चुप कराते हुए बोलते हैं, हमारे गॉड हमें चेतावनी देने के लिए आपका उपयोग कर रहे हैं, इसमें से कुछ भी रियल नहीं था, आप सुरक्षित हैं। लेकिन तभी उधर एक नाइट आके बोलता है, हमारे होलीनेस और सेंटेस, मैं होली नाइट एगुडिल आपके बुलाने पर यहाँ आया हूँ, प्लीज़ मुझे अपना ऑर्डर दे। और भाई ये बंदा होली एम्पायर का हाईएस्ट रैंकिंग होली नाइट है, एगुडिल मतलब सबसे ताकतवर भी होगा। अब आएगा ना आगे स्टोरी में मजा। पोप एमीन उससे बोलते हैं, आने के लिए धन्यवाद सर एगुडिल। सेंटेस को अभी गौर से कुछ हिंट प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप ड्यूक बेरहन के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन करो और डार्कनेस का कोई भी निशान हो तो उसे ढूंढो। उसके बाद हमें फिर से ड्यूक बेरहन के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हर तरफ अनडेड ही दिख रहे थे। वैसे भाई ड्यूक बेरहन को अब तो ड्यूक बेरहन की जगह अनडेड ड्यूक बेरहन बोलना चाहिए शायद। छोड़ो गाइस आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें कुछ आती हुई नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा था, इस इलाके के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और इस क्षेत्र को छोड़ना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम डेक्स को देखते हैं जो ड्यूक बेरहन के मेंशन पर चढ़ रहा था, उसके सामने जो ड्यूक बेरहन के फ्लैग था उसे खत्म करने के लिए। हाँ भाई, ड्यूक बेरहन को मार दिया तो उसके झंडे को क्यों छोड़ेगा ये। वैसे भाई ड्यूक बेरहन की बीवी को तो पक्का छोड़ा होगा, वो तो जिंदा होगी ना। छोड़ो यार गाइस आगे बढ़ते हैं। डेक्स उस फ्लैग को खत्म करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता और उसके हाथ से पर्पल कलर की रोशनी निकलने लगती है, जिससे ड्यूक बेरहन का फ्लैग जलकर खत्म हो जाता है। और जैसे ही वो फ्लैग खत्म होता है तभी बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लगती है, आपने एक रीमार्केबल अचीवमेंट हासिल किया है, आपने अकेले ही ड्यूक बेरहन के क्षेत्र को अपने अंडर कर लिया है और आपको एक टाइटल प्राप्त होता है, टाइटल विशियस नेक्रोमेंसर मतलब कि दुष्ट नेक्रोमेंसर। और आपने ड्यूक बेरहन के सीक्रेट प्लान को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है और आपके इसके लिए 14,000 पॉसिबिलिटी दी जा रही है। और डेक्स उस फ्लैग को डिस्ट्रॉय करने के बाद ड्यूक बेरहन के मेंशन पर खड़ा होकर और उन आती हुई नोटिफिकेशन को देखता है। और भाई एक बार नीचे तो देखो क्या हालत कर दी है डेक्स ने। और फिर डेक्स बोलता है, क्या ये देखने लायक एकदम शानदार सीन नहीं है। और फिर डेक्स खुश होता हुआ और अपना दांत दिखाता हुआ बोलता है, मुझे नहीं पता था कि नेक्रोमेंसर होना इतना अच्छा होता है, अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं इसके बजाय नेक्रोमेंसर ही बनता। लेकिन फिर डेक्स उन अनडेड को देखता हुआ बोलता है, पर हर दिन इन लाशों को देखना अपने आप में ही काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन उसके पीछे एक अनडेड अपनी तरफ उंगली दिखाता हुआ बोलता है, और शायद वह बोल रहा होगा कि साले तूने ही तो हमें अनडेड बनाया है और तू हमारे बारे में ऐसी बातें कर रहा है। उसके बाद डेक्स सोचता है, जो ये लीच आर्गेमर की पावर से जो ये अनडेड की सेना बनी है, ये निश्चित रूप से एक शक्तिशाली सेना है और ये निश्चित रूप से आगे मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगी। चूंकि मैंने 60,000 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी प्राप्त कर लिया हूँ, इसलिए इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। लेकिन अगर ये स्थिति और लंबी चलती रही तो अच्छा नहीं होगा। ये अभी भी किसी दूसरे की व्यक्ति के उधार ली हुई पावर है, जिसका उपयोग मैं डिवाइन डिशन स्किल के माध्यम से कर पा रहा हूँ। जितना ज़्यादा मैं इसका उपयोग करता हूँ उतनी ही अधिक पॉसिबिलिटी खर्च होती है, और जो मुझे इस स्किल का यूज़ करके रिवॉर्ड मिला है, मतलब पॉसिबिलिटी, क्या पता इस स्किल के यूज़ करने का खर्च उससे भी ज़्यादा हो सकता है। हे 10, अब तक कितनी पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है। डीमन किंग बोलता है, क्या आप सच में जानना चाहते हैं। और फिर डीमन किंग भाई बहुत ज़्यादा खुश होके और कैलकुलेटर निकाल कर हिसाब करने लग जाता है, और भाई साहब ने तो चश्मा भी लगा रखा है। और फिर बोलता है, हाँ 1 मिनट देखते हैं।
तुमने ड्यूक को मार डाला, उसकी पूरी सेना को तितर-बितर कर दिया और उसके इलाके के कुछ हिस्से को नष्ट भी कर दिया। नहीं, तुमने तो उसके इलाके को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। और अगर मरने वाले लोगों के नंबर को भी जोड़ दे तो डिमन किंग उधर हिसाब लगा रहा था, लेकिन डेक्स तो उसे घूरता हुआ सोच रहा था कि ये कमीना क्या-क्या हिसाब लगा रहा है। और फिर डिमन किंग डेक्स को अपना ठेंगा दिखाता हुआ बोलता है, आपका लगभग 42,284 पॉसिबिलिटी होनी चाहिए मिस्टर कस्टमर। डेक्स उसकी बात सुनकर पूछता है, क्या क्या अभी तुमने अभी मुझे कस्टमर कहा है ना? क्या तुमने मुझे रसियन दिया था या मियाँ खलीफा का नंबर दिया था जो कस्टमर बोल रहे हो? लेकिन डिमन किंग बोलता है, क्या मैंने आपको कस्टमर बोला? लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। और ये रसियन और मियाँ खलीफा कौन है मास्टर? लेकिन फिर डेक्स बोलता है, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ये इतना महंगा क्यों है? क्या तुमने ये सब खत्म होने के बाद मुझे रसियन का दूध देने का सोचा है क्या? अगर नहीं दोगे तो मुझे डिस्काउंट चाहिए। और डेक्स की ये बातें सुनकर डिमन किंग को तो जैसे बिजली का झटका लग जाता है और वो बोलता है, आपने फिर से रसियन का नाम लिया है? क्या वह दूध देती हैं? क्या वो दूध देने वाले जानवर होते हैं क्या? नहीं, ये सब छोड़ो, ये बताओ मिस्टर कस्टमर, क्या आपको लगता है कि ये कोई स्ट्रीट मार्केट है? हम यहाँ पूरी तरह से फिक्स प्राइस सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं और क्योंकि आप इसका उपयोग उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से आपकी इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए आपको उसकी सही प्राइस का भुगतान करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? लेकिन भाई उधर डेक्स तो अपने नाक में उंगली करता हुआ बोलता है, तुमने मुझे फिर से कस्टमर बोला है और ऊपर से मैं तो वीआईपी हूँ, है ना? तो तुम अपनी गलती के लिए कम से कम मुझे डिस्काउंट तो दे ही सकते हो या फिर मुझे कोई डिस्काउंट कूपन ही दे दो। लेकिन उधर डिमन किंग तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और गुस्से में बोलता है, आप ये गलत कर रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने पहले बोलने में गलती किया था, पर भाई ये बिना हड्डी की जुबान फिसल जाती है, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा है इस छोटी सी गलती के लिए। लेकिन उधर डेक्स खुश होता हुआ बोलता है, अगर तुम मुझे कोई डिस्काउंट नहीं देते हो तो मैं आगे से सिर्फ एले के साथ ही डील करूंगा। और भाई एले तो डेक्स की ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसके मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं। और फिर एले बोलती है, कमीने चमगादड़, अब लेगा पंगा, लेफ्ट हो या राइट, एले कर देगी तेरी हालत टाइट, समझा ना? लेकिन तभी डिमन किंग बोलता है, ठीक है, मैं डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूँ। 40,000 ठीक रहेगा, है ना? पर डेक्स बोलता है, नहीं, 35,000 पे डील डन करो। लेकिन फिर डिमन किंग बोलता है, नहीं, 39,990। लेकिन डेक्स फिर बोलता है 36,000। पर डिमन किंग फिर बोलता है 39,980। और कुछ देर तक उनकी ऐसे ही बार्गेनिंग चलती रहती है। लेकिन डिमन किंग आखिरी में गुस्सा करता हुआ बोलता है, नहीं, क्या आपको ये सब मजाक लग रहा है? मैं इतना डिस्काउंट कैसे दे सकता हूँ? और उधर एले उन दोनों के ऐसे बार्गेनिंग करते देखकर हैरान थी और सोच रही थी, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और आखिरी में डिमन किंग गुस्सा होता हुआ बोलता है, बस बहुत हुआ, मैं आपको और डिस्काउंट नहीं दे सकता। अगर मैं आपको और ज़्यादा डिस्काउंट दूंगा तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगा और डिमन वर्ल्ड में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और भाई साहब डेक्स खुश होता हुआ बोलता है, ठीक है, मेरे लिए इतना डिस्काउंट काफ़ी होगा। और फिर डेक्स और डिमन किंग की डील डन हो जाती है। और जैसे ही उनकी ये डील डन होती है वैसे ही बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लगती है जिसमें लिखा होता है, डिवाइन डिशन स्किल समाप्त हो गया है और उसकी कैलकुलेशन किया जा रहा है कि प्लेन ने उस स्किल का कैसे और कितने टाइम तक यूज़ किया है। आपसे 36,500 पॉसिबिलिटी उस स्किल के लिए चार्ज किया जाता है। उसके बाद जो नोटिफिकेशन आता है उसे देखकर तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे। उसके बाद और भी नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, आपने डिमन किंग के साथ सक्सेसफुली नेगोशिएशन कंप्लीट कर लिया है और आपने एक पारलौकिक अचीवमेंट हासिल किया है। आप डिमन किंग को लूटने वाले पहले इंसान बन गए हैं। आपको एक टाइटल प्राप्त हुआ, आपको एक ऐसा नेगोशिएटर प्राप्त हुआ जिसके लिए डिमन किंग को भी लूटने में सक्षम है। और ऐसे ही और भी नोटिफिकेशन आता है, पर अगर आप लोगों को पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। उन नोटिफिकेशन को देखकर डेक्स सोचता है, क्या नेगोशिएशन स्किल? हालांकि पहले ये निश्चित रूप से एफ रैंक पर था, लेकिन एक ही बार में 7 रैंक तक बढ़ गया है। लेकिन जब टारगेट 10 हो तो कुछ भी हासिल करना शानदार उपलब्धि है। लेकिन भाई साहब उधर डिमन किंग तो अपना सर पकड़कर चिल्ला रहा था, उड़ी मैया, ये तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया, ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन डिमन किंग के उल्टा उधर एले तो बहुत खुश हो रही थी ये सब देखकर और बोल रही थी, तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ और तुम्हें तो उल्टा करके तुम्हारे पिछवाड़े पे 4 लात मारना चाहिए। और फिर डेक्स डूक ब्रहन के मेंशन को देखकर बोलता है, खैर किसी भी मामले में अब ये स्टेट और इसकी ये टेरिटरी अब पूरी तरह से खत्म हो गई है, इसलिए 10 और एले मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तुम दोनों इधर थोड़ी देर के लिए मेरा इंतजार करना, ठीक है? लेकिन डिमन किंग और एले डेक्स की ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, डिमन किंग बोलता है, क्या इतना अचानक से कहाँ जाना है? आप क्या करने जा रहे हैं? और एले बोलती है,
तुम्हारे बिना हम इधर कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी तुम अचानक इधर से क्यों जा रहे हो? फिर डेक्स बोलता है मुझे कुछ कामों को ख़त्म करना है। एले डेक्स की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है क्या ख़त्म करना है? लेकिन डेक्स स्माइल करता हुआ बोलता है खैर थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें समय के साथ पता चल जाएगा। और उसके बाद डेक्स गेम को लॉग आउट कर देता है। उसके बाद हमें गेम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्केडिया के फैन पेज पर एक न्यूज़ आया था जिसमें लिखा था अर्जेंट न्यूज़, मारून किंगडम के ड्यूक बेरहन के टेरिटरी को अनडेड के द्वारा नष्ट कर दिया गया है और जिस नेक्रोमेंसन ने उस अनडेड को उधर समन किया है हमें उस बंदे की आइडेंटिटी का पता लगाना होगा। और मेरे पास स्क्रीनशॉट है उस नेक्रोमेंसर का जिसने ड्यूक बेरहन के टेरिटरी को नष्ट कर दिया है। हालांकि इतने अमाउंट ऑफ डैमेज पहुंचाने के लिए कम से कम एक एपिक बॉस मोस्टर की जरूरत होगी। वह बंदा पक्का कोई प्लेयर तो नहीं हो सकता, फिर आखिर वह कौन है? और भाई इस फोटो और न्यूज़ पर कमेंट और लाइक की जैसे बारिश होने लगी। वैसे भाई मेरे वीडियो का क्या इस पे भी लाइक और कमेंट की बारिश होगी? छोड़ गाइस, ज़्यादा बोलूँगा तो शायद तुम लोग लाइक कमेंट तो नहीं पर गाली जरूर दोगे। तो कमेंट कुछ इस प्रकार थे, क्या फिर से कुछ हुआ है? और एक बंदा बोलता है ऐसा लगता है कि शुरुआती गांव के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद डेवलपर बहुत ज़्यादा मजे कर रहे थे, अब देखते हैं कि वह क्या करते हैं। और एक बोलता है ये साला क्या बकवास है, मैं फिर से मर गया, जब मैं उधर ही आसपास था तब मेरे सामने वह अनडेड आ गया था और मैं उन अनडेड मोस्टर से लड़ने लगा कोई स्पेशल क्वेस्ट समझकर। पर भाई वो सभी अनडेड किसी बॉस मोस्टर के बराबर थे और मैं उनके हाथ से एक ही बार में मारा गया। और एक बंदा बोलता है जिस बंदे ने ये प्लान बनाया है बेहतर होगा कि वो पकड़ा ना जाए, अगर पकड़ा गया तो मैं उसका हथियार ही काट डालूंगा और वह फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। और डेक्स उन कमेंट को अपने कंप्यूटर पर बैठकर देख रहा था और बोलता है जैसे मैंने सोचा था सब कुछ उथल पुथल हो गया है और मुझे पहले से ही पता था कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा और अगर उन्हें पता चला कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो स्लाइम एक्सीडेंट और इस एक्सीडेंट दोनों के लिए जिम्मेदार हूँ तो मेरे लिए बहुत बुरा हो सकता है। पर खैर मेरा इरादा उन्हें बताने का नहीं है। और फिर डेक्स अंगड़ाई लेता हुआ बोलता है ठीक है, अब जब मुझे जो कुछ भी चाहिए था वो मुझे मिल गया है, चलो फिर अब उस यंग मास्टर की गांड में उंगली किया जाए क्योंकि उसने मुझसे जो पंगा लिया था। और फिर हमें बताया जाता है कि डेक्स को हमेशा से ही MMORPG खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए वह ऐसी गेम खेलना बहुत पसंद करता है। पर यह पहली बार नहीं है कि वह चोई जेगू और जेम ग्रुप जैसे लोगों के साथ पंगा ले रहा है। उसने अपने पुराने एक्सपीरियंस को बेस बनाकर डेक्स ने ऐसे लोगों से डील करने के लिए सही तरीका खोज निकाला है जो दूसरों पर हावी होने के लिए हर तरह का बुरा काम करने के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। उस मूवमेंट पर जब डेक्स ने चोई जेगू के साथ गड़बड़ करने का फैसला किया था उसी समय डेक्स ने धीरे धीरे उस परफेक्ट मेथड के लिए तैयारी शुरू कर दिया था। उसके बाद हम डेक्स को अपने कंप्यूटर में एक फाइल को सिलेक्ट करते हुए देखते हैं। डेक्स उस फाइल को देखने के बाद खुश होता हुआ बोलता है मैंने उसे ढूंढ लिया। और भाई उस वीडियो में कोई मियाँ खलीफा का वीडियो नहीं था समझे, उसमें तो चोई और ड्यूक बेरहन की उस टाइम की बात रिकॉर्ड थी। वैसे डेक्स उस वीडियो को देख तो ऐसा रहा है जैसे कि सच में वो मियाँ छोड़ो भाई। फिर डेक्स उस वीडियो को देखता हुआ बोलता है मैंने टेन और एले को उसका पीछा करने और उसको ऑब्जर्व करने के लिए कहकर बहुत अच्छा किया, अब आगे जो कुछ करना है वो आसान है। मैं उन सभी पार्ट को मिटा दूंगा जिसमें मुझे लगता है कि मैं शामिल हूँ और उन्हें इस तरह से दिखाऊंगा कि ऐसा लगे कि उसमें जो कुछ भी चल रहा है वह सब। और फिर हमें उस वीडियो को दिखाया जाता है जिसे डेक्स ने एडिट किया है। उसमें ड्यूक बेरहन बोल रहा था अगर युद्ध होगा तो हम कितना प्रॉफिट कमा सकेंगे। और फिर किसी की बोलने की आवाज़ आती, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अनाज की कीमत कितनी होगी, लेकिन हमारा अनुमान लगभग 8 मिलियन गोल्ड का होगा। और फिर चोई जेगू को दिखाया जाता है जो बोल रहा था अगर ड्यूक बेरहन अपना किया गए वादे को निभाता है तो जीएम मनसेरी केवल मारू किंगडम पर ही नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप को डोमिनेट करने में सक्षम होगा। और फिर हमें अनाज पर एक तरफा लाभ मिलेगा और वो तो बस शुरुआत होगी। मुझे तो इस पर 10 गुना नहीं बल्कि कई 100 गुना लाभ चाहिए। मुझे तो उन सभी बेवकूफ़ों का धन्यवाद करना चाहिए जो इस गेम को सिर्फ मज़े के लिए खेलते हैं। मुझे आशा है जल्द ही युद्ध छिड़ जाएगा। और डेक्स उस वीडियो को एडिट करने के बाद बोलता है इतना काफ़ी होगा, अब मैं उसकी माँ बहन एक करूँगा, साले की अपने बाप से पंगा ले रहा था। और फिर डेक्स उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता है। पर गाइस ये चैप्टर तो इधर ख़त्म हो जाता है, ये चैप्टर 31 का अंत है। चैप्टर 32 की शुरुआत उधर से ही होती है जिधर पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। डेक्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो के यूट्यूब पर अपलोड होते ही लाखों में व्यूज आने लगते हैं, मतलब कि भाई वीडियो वायरल हो गया था और उस पर कमेंट की जैसे बारिश होने लगी थी। कमेंट कुछ इस प्रकार थे, एक बंदा आर्टी क्रूकन बोलता है अच्छा इन कमीनों की वजह से ही अनाज और हथियारों की कीमत इतनी बढ़ गई थी, इनको तो उल्टा लेटाकर पिछवाड़े पर डंडा मारना चाहिए, वो भी तेल लगाकर सरसों का।
और एक EZ नाम का बंदा कमेंट किया था, ये तो बहुत ही बड़े वाले कमीनी है, GM ग्रुप तो गेम में भी अभी अपनी मरवा रहे हैं। और NK नाम के बंदे ने कमेंट किया था, एक कॉरपोरेशन ऐसे कैसे कर सकती है, क्या ऐसा उन्होंने सस्ता नशा करके करा था। और ऐसे ही और भी कमेंट थे जो आए थे, आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। और उस वीडियो को देखकर चोई की सच में गांड फट गई थी, जैसा डेक्स ने कहा था। लेकिन तभी चोई के पीछे से वो बूढ़ा आके बोलता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको अच्छी तरह से पकड़ लिया है। चोई इस कंप्यूटर की तरफ अपनी उंगली दिखाता हुआ बोलता है, आखिर इधर हो क्या रहा है, हमारी बातचीत कैसे लीक होगी। चोई की बात सुनकर वो बूढ़ा सोचता हुआ बोलता है, ये हमारी सारी बातचीत ऐसी जगह पर हुई थी जहां पर भाड़े के सैनिकों को भी इसकी जानकारी नहीं थी और उधर कोई यूजर भी नहीं था, मतलब कि कोई प्लेयर भी नहीं था। ये आखिर हुआ कैसे। चोई उस बूढ़े की बात सुनकर बोलता है, अगर वहाँ कोई नहीं था तो ये वीडियो क्या नासा वालों ने भेजा है, उनको क्या खुजली हो रही थी हमारे पीछे आग लगाने की। चोई तो इतना गुस्सा हो जाता है कि सामने पड़े मॉनिटर पर ही गुस्से में अपना हाथ मार देता है और भाई उसके हाथ से खून निकलने लगता है। पर भाई चोई तो रोमन रेस का फैन है, उसको घंटा फर्क पड़ रहा है सब चीज़ों से। उल्टा हुआ बोलता है, मुझे नहीं पता कि ये किसने किया, लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा और साले के रोमन रेस का स्पेयर दे दूंगा और उसके बाद एक सुपरमैन पंच भी दूंगा साले को। लेकिन तभी उसके पीछे से वो बूढ़ा आके उसके कंधे को पकड़ता हुआ बोलता है, यंग मास्टर, मैं समझता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी सबसे पहले उस कल्प्रिट को ढूंढना सबसे ज़्यादा जरूरी नहीं है। हमें सबसे पहले इस वीडियो को ऑफलाइन करवाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम इसे ऑफलाइन नहीं करवा पाए तो GM ग्रुप मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन तभी चोई के फोन पर चेयरमैन का कॉल आता है, मतलब चोई के पापा का, जिसे देखकर चोई और वो बूढ़ा दोनों घबरा जाते हैं और वो बूढ़ा बोलता है, लगता है हम लेट हो गए। लेकिन भाई चोई की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो बोलता है, बस भाई बस, बहुत हुआ, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, कोई आओ और मुझे मार दो। उसके बाद हमें एक न्यूज़ चैनल को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की बोल रही थी, ये रात 9 बजे की अर्जेंट न्यूज़ है, ये इंसिडेंट रिसेंट ट्रेंडिंग गेम आर्केडिया ऑनलाइन में हुआ है। एक वीडियो जिसमें एक यूजर ने गेम की इकोनॉमिक सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हुए तथा वस्तुओं को जमा करने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है, जिसके बारे में हर तरफ चर्चा हो रही है। आश्चर्य की बात यह है कि अब यह पता चला है कि इस घटना के पीछे GM ग्रुप का हाथ था और इस प्रकार आर्केडिया कोरियन ब्रांच, जो कि अजीन इलेक्ट्रॉनिक की एक सहायक कंपनी है, उसके द्वारा खुलासा हुआ है कि GM ग्रुप ने सोना खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में इसमें पैसे का निवेश किया था। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें निवेश की गई राशि $750,000 बताई जा रही है। GM ग्रुप फिलहाल दी फेयर ट्रेड कमीशन और प्रोसिक्यूशन द्वारा इस इंसिडेंट पर अपना फैसला होने का इंतजार कर रहा है। उसके बाद हमें हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है, मतलब भाई ली मियोन को। अगर भाई ये तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी तो भाई तुम लोगों की आंखें खराब है, समझे। उसके बाद ली मियोन बोलती है, ये सब क्या हंगामा है, क्योंकि ये पहली बार है कि वर्चुअल रियलिटी जो रियलिटी में मौजूद नहीं है उसने रियलिटी को प्रभावित किया है, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। और हमारी क्यूट हीरोइन जिससे बोल रही थी वह आर्केडिया कोरियन ब्रांच के डायरेक्टर थे, जो उनकी बात सुनकर बोलते हैं, क्या इस इंसिडेंट के बारे में जनता को बताना वास्तव में ठीक रहेगा। तो मिस ली मियोन अपनी सीट से उठती हुई बोलती हैं, बिल्कुल, ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि हम उन अन्य कॉरपोरेशन के लिए एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करें जिनकी नज़र हम पर थी। लेकिन डायरेक्टर बोलते हैं, मिस CEO, मुझे यकीन है कि GM ग्रुप यूं ही अपने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा, क्या ये सच में ठीक होगा। लेकिन मिस ली मियोन अपनी एक स्माइल के साथ बोलती है, जो भी हो, अब हम आखिर तक देखेंगे कि अब अंत में क्या होता है और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। डायरेक्टर उनकी ये बात सुनकर चौंक जाते हैं और मिस ली मियोन आगे बोलती है, आपके विचार से अगर ये इंसिडेंट और लंबे समय तक चलता रहा तो किसके सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और मुझे नहीं लगता कि GM ग्रुप इतना बेवकूफ़ होगा और ये एक्चुअल में हमारे लिए भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हम उन्हें सिखा सकते हैं कि अगर तुम हमारे द्वारा बनाई गई दुनिया में कोई भी अजीब चीज़ें करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और उधर डायरेक्टर उनकी बात सुनते समय सोच रहे थे, सच में उनके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है जो वो इतना बड़ा फैसला ले रही हैं। लेकिन उधर मिस ली मियोन सोच रही थी, वेल, मुझे सच में कोई परवाह नहीं कि GM ग्रुप के साथ क्या होता है, पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो यूजर कौन है जिसने वो वीडियो अपलोड किया था। और फिर मिस ली मियोन बोलती है, स्लाइम रेड इंसिडेंट, आयरन और स्लेब इंसिडेंट और डूक बहन वाला इंसिडेंट, एक यूजर के कार्यों ने गेम पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला, नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर। और फिर मिस ली मियोन अपनी एक क्यूट सी स्माइल के साथ बोलती है,
क्या आपको नहीं लगता कि आप यहाँ एक पैटर्न छोड़ रहे हैं मिस्टर अननोन मिस्टीरियस यूजर? और उसके बाद हम डेक्स को देखते हैं जो अपने कॉलेज में सो रहा था, वो भी भाई फुल मस्त होके, उसे जैसे दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था, जबकि उसने खुद ही दुनिया की माँ बहन कर दिया है। लेकिन तभी डेक्स की नींद को भगाने के लिए उसका दोस्त आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा खुश होता हुआ डेक्स के सर पर चिल्लाता हुआ बोलता है, जियोंग तुमने अभी सुना है ना? वह उसे उसके असली नाम से बुलाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसका असली नाम मतलब यूजर नेम डेक्स है। जियोंग तुमने भी सुना है ना जीएम ग्रुप वाली इंसिडेंट के बारे में? उन्होंने बेरहन नामक एक बहुत ही पावरफुल एनपीसी के साथ मिलकर और कुछ बहुत ही पागलपन भरा काम करने की कोशिश की। लेकिन डेक्स तो उबासी मारता हुआ बोलता है, क्या सचमुच इतने बड़े ग्रुप ने एक गेम खेलने जैसा कुछ क्यों किया? लेकिन उसका दोस्त तो उसकी बात से गुस्सा हो जाता है और बोलता है, एक गेम? तुमने अभी एक गेम कहा? तुम नहीं जानते जियोंग, ये गेम नहीं, ये मेरी जान है, मेरी बीबी है और ये सब कुछ है मेरे लिए, समझे? इसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि रियल लाइफ में कोई भी बड़ा कॉरपोरेशन इसमें अपना हाथ डालना चाहेगा। और एक एनपीसी के थॉट और डिसीजन जिसे सिर्फ एक सिस्टम माना जाता था, अब वह एक फैक्ट है। जो ये एक्सीडेंट रियल लाइफ में समाचार की हेडलाइन बन गई है। तुम अब समझे कि नहीं, आर्केडिया अब सिर्फ एक गेम नहीं है, ये अपने आप में एक दुनिया बन गई है। उसकी बातें सुनकर डेक्स बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, जो तुम कहो, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड और बीवी है, मैं समझ गया। और फिर डेक्स अपने मन में सोचने लगता है, सौभाग्य से सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। ये सिर्फ जेग्यून की बात नहीं है जो आर्केडिया के लिए एकदम पागल है, बल्कि दूसरे स्टूडेंट भी मेरे प्लान के अनुसार ही रिएक्शन दे रहे हैं। और फिर डेक्स अपने फोन को चलाता हुआ और चोई जेगू की वीडियो देखता हुआ, जहां सारे रिप्रोड्यूसर माइक लिए हुए कुछ सवाल पूछ रहे थे, बताओ तुम गेम में अपनी कैसे कैसे मरवा रहे थे? और डेक्स उसकी वीडियो देखता हुआ बोलता है, और आखिरकार मैं उसे अच्छा सबक सिखाने में सफल रहा। और डेक्स हम सबको अपना आईफोन दिखा रहा था। कोई नहीं बोलेगा कि ये एडिटिंग है या ये आईफोन नहीं है। लेकिन तभी किसी की आवाज़ आती है, नाइस टू मीट यू एवरीवन। डेक्स उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता हुआ सोचता है, मैंने ये आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी। और हम एक बंदे को देखते हैं जो अभी उस क्लास में आया था। देखने से तो वह प्रोफेसर लग रहा था। वह प्रोफेसर बोलता है, मैं आर्केडिया लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम से कंग पिलजू हूँ। मैं आज का लेक्चर का तुम्हारा स्पेशल इंचार्ज हूँ और मैं भी इसी स्कूल से तुम्हारा सीनियर हूँ। और डेक्स उस प्रोफेसर को बातों को आराम से सुन रहा था। और फिर सुनने के बाद डेक्स सोचता है, अच्छा ये आर्केडिया में काम करता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें गेम के अंदर डूक ब्रहन का मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन किंग पेड़ पर लेटा हुआ वासी मारता हुआ बोल रहा था, पता नहीं मास्टर कब आएंगे, मैं इधर बिना मास्टर के बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, काश मास्टर जल्दी आ जाए। लेकिन तभी अचानक से डीमन किंग को बहुत ज़्यादा होली एनर्जी महसूस होने लगती, जिसे महसूस करके डीमन किंग सोचता है, ये कैसी दुष्ट शक्ति महसूस हो रही है। और भाई वह डीमन है तो उसके लिए होली पावर तो बुरा ही होगा। और फिर वह आगे बोलता है, वह कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। और फिर हमें एक लहराता हुआ झंडा दिखाया जाता है, जिसे लेकर कुछ नाइट चल रहे थे। उन नाइट के आगे आगे जो बंदा चल रहा था वह होली एम्पायर का होली नाइट एगुडिल था, जिसकी पावर अभी डीमन किंग को महसूस हुई थी। डीमन किंग उसे देखकर गुस्सा करता हुआ बोलता है, छी यार, कितने परेशान करते हैं ये लोग, मुझे जल्दी से इस इलाके से बाहर निकलना होगा। ऐसे समय में वह मुर्गी के पंख वाली महिला कहाँ गई? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये कमीने लोग तब आए हैं जब मास्टर आसपास नहीं है। और तभी हमें कुछ अनडेड को दिखाया जाता है और फिर उन अनडेड के सामने वह होली नाइट एगुडिल आ जाता है। और सामने आते ही वह अपना एक हाथ आगे करता है और बोलता है, होली नाइट। और उसके हाथ से बहुत ज़्यादा होली एनर्जी निकलने लगती है और उस होली एनर्जी से वह अनडेड को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है और वह चिल्लाते हुए सारे मारे जाते हैं। उनके मरने के बाद होली नाइट एगुडिल उन मरे हुए अनडेड के जो कवच थे उनके सामने खड़ा था, फिर उनके सामने ही झुक जाता है और बोलता है, इतना सब कुछ सहन करने के लिए मुझे माफ़ करना और अब शांति से आराम करो मेरे साथियों। और उनके कवचों को देखता हुआ बोलता है, कितना भयानक दृश्य है, इधर इसकी स्थिति वैसी ही है जैसे सेंटेस ने भविष्यवाणी की थी। यह सब देखने के बाद एगुडिल गुस्सा करता हुआ बोलता है, अगर मुझे इसके बारे में थोड़ा और पहले पता चल जाता तो मैं अपने साथियों को इतनी बुरी मौत या मैं उन्हें मरने ही नहीं देता। और आगे एगुडिल बोलता है, और यहीं पर हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है और जिन मरे हुए साथियों को हमने अभी शुद्ध किया है वह सभी मिडिल रैंक से बहुत ज़्यादा ऊपर थे। और अगर एंट्रेंस गेट पर ही जो अनडेड है वो इतने हाई लेवल पर हैं, तो अगर हम सीधे अंदर जाते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। और एगुडिल से ये बातें सुनकर उसके पीछे खड़े नाइट होते हैं जो उसके साथ वह थोड़े घबरा जाते हैं। और एगुडिल उनकी तरफ पीछे मुड़ता हुआ बोलता है, अब हम सबसे पहले पोप को रिपोर्ट करना होगा, इसके बारे में उन्हें बताओ कि एक ऐसा लीज प्रकट हुआ है जो इतिहास में अपना नाम छोड़ने लायक क्षमता रखता है। तो गाइस चैप्टर 32 का इधर ही अंत हो जाता है। तो गाइस हम मिलते हैं अब अगले चैप्टर में। बाय गाइस।
चैप्टर 33 की शुरुआत डेस्क के स्कूल से ही होती है, जहां पर डेस्क के लेक्चर क्लास में एक नए प्रोफेसर आए हुए थे और फिर उनका लेक्चर शुरू हो जाता है, जहां कंगपिलजुन जो रिसर्च ऑफ आर्केडिया लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बी से थे, जो लेक्चर देते हुए कह रहे थे, चलो फिर आज का स्पेशल लेक्चर शुरू करते हैं। आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आप सभी का दुनिया की पहली वर्चुअल रियलिटी इंजीनियर डिग्री के लिए आप सभी की जाँच कर सकूँ और जिससे आपको सपनों की पहचान कर सके और उन्हें आगे बढ़ा सके। मुझे यकीन है कि आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं कि जो वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी है वो डायरेक्टली आपके ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, जिससे ब्रेन और मशीन के बीच डायरेक्ट बातचीत होती है। इसे मैनिफेस्टेशन टेक्नोलॉजी की ही कोर टेक्नोलॉजी को वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। लेकिन जिस तरह हर किसी के चेहरे अलग अलग होते हैं, उसी तरह लोगों के ब्रेन भी अलग अलग होते हैं और हर ब्रेन मशीन के साथ बात करने के लिए जो सिग्नल का इस्तेमाल करता है वह हर ब्रेन का अपना अलग तरीका होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे डिविएशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वर्चुअल रियलिटी में जो टैलेंट आपके पास मौजूद है वो रियलिटी में भी आपके पास मौजूद है। प्रोफेसर की ये बातें सुनकर उधर बैठे सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अपना डेस्क भी थोड़ा चौंका हुआ लग रहा था। फिर प्रोफेसर आगे बोलते हैं, ब्रेन और मशीन जिस रेट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्राप्त करती है और भेजती है, क्या होगा? क्या इसमें किसी के टैलेंट में डिफरेंस होगा? हम इसे सिंक्रोनाइजेशन रेट कहते हैं। वेल, आपके लिए इसे देखकर समझना ज़्यादा आसान होगा। मैं आज आपको सिंक्रोनाइजेशन रेट मापूंगा। ये आप सभी के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। चलो फिर ठीक है, कौन सबसे पहले ट्राई करना चाहेगा? सारे लोग ये सुनकर आपस में बातें करने लगते हैं कि कौन सबसे पहले आगे जाएगा। तभी एक लड़का अपना हाथ उठाकर बोलता है कि सर, मैं जाऊंगा सबसे पहले। उस लड़के का नाम कांग ताइसुन था। वह सिडनी यूनिवर्सिटी से वर्चुअल रियलिटी इंजीनियरिंग डिग्री का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। उसे देखकर उधर बैठी हुई ब्लैक बालों वाली लड़की अपने दोस्त से बोलती है कि वह कितना हैंडसम दिख रहा है। वह दूसरी लड़की बोलती, हाँ वह सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। क्या आज हम उसे ओयो लेके चले क्या? उन लड़कियों की बातें सुनकर वह जो चश्मिश होता है वो सोचता है कि क्या यार, हर बार जो अच्छी लड़कियां होती वह सारे ऐसे ही पहलवानों के साथ चली जाती हैं। मेरा क्या हुआ? क्या मैं हमेशा ही सिंगल रहूंगा? डेक्स उसे दुखी देखकर बोलता है, ए भाई मेरी चार आंखों वाले दोस्त, तू क्यों दुखी हो रहा है? उसकी बॉडी है तो उसे लड़कियां मिल रही है, तू भी बॉडी बना ले तो तुझे भी लड़कियां मिलेगी। उसके बाद डेक्स सोचने लगता है, अभी जिस लड़के ने अपना हाथ उठाया था, मैंने सुना है कि वह हाई स्कूल में इस चश्मिश के साथ एक ही क्लास में पढ़ता था। उसका नाम क्या था ये तो मुझे याद नहीं, पर वह ग्रुप का लीडर हुआ करता था और इसे स्कूल की सारी लड़कियां एक तरफा प्यार करती थी। वेल, वैसे भी ये मेरे लिए कुछ खास मायने नहीं रखता, इसलिए इससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन तभी कांग ताइसू डेस्क के बगल से जाता हुआ बोलता है, मैं कांग ताइसू हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्लास में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, चार आंखों वाले के दोस्त। उसके बाद वह प्रोफेसर के पास चला जाता है और प्रोफेसर से बोलता है, मुझे माफ़ करना प्रोफेसर, मुझे लगा कि मेरी जो सीट है वो बहुत ज़्यादा पीछे है, इसलिए मैंने आपसे पूछा आने के लिए। वह प्रोफेसर उससे बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तुम इस तरफ आ जाओ। लेकिन उधर डेक्स उसकी बात सुनकर खुश होता हुआ बोलता है, आखिर इस भाई साहब की क्या दिक्कत है? उसके बाद हम कांग ताइसू को दिखाया जाता है जो किसी मशीन में लेटा हुआ था अपने सिंक्रोनाइजेशन रेट को चेक करने के लिए, और प्रोफेसर उस मशीन के बगल में खड़े थे और उनके साथ एक और प्रोफेसर भी थी। वह प्रोफेसर बताते हैं कि ये एक कैप्सूल है जो सिंक्रोनाइजेशन रेट को मापता है। दरअसल एक और मशीन भी है जो ये काम करती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह कोई फॉर्मल चेक नहीं है। इसकी शुद्धता की जो डिग्री है उतनी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन रेट को मापने में इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हाँ, ये पूरी तरह से सेफ भी है। और भाई कांग ताइसू मशीन में लेटा हुआ सोच रहा था, अरे यार, हीरो बनने के चक्कर में पहले इस मशीन में आ तो गया, पर साला कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। और फिर प्रोफेसर बोलते हैं, चलो फिर अब शुरू किया जाए। और जैसे ही वो मशीन को स्टार्ट करते हैं, उस मशीन से बहुत ज़्यादा रोशनी आने लगती है और मशीन में कांग ताइसू लेटा हुआ सोचता है, मुझे मापना तो बेकार ही है क्योंकि मुझे कम सिंक्रोनाइजेशन रेट मिलने का कोई संभावना ही नहीं है। चलो कोई नहीं, ये बहुत बढ़िया हुआ कि मैं इस मौके का इस्तेमाल करके बाकियों को ये दिखा दूंगा कि कौन किसका बाप है और कौन किसका बेटा। खास तौर पर उन दोनों को, वह जो चार आंखों वाला चश्मिश है और उसके साथ जो वो हुडी वाला लड़का रहता है, मुझे वह दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं। उससे भी जरूरी बात, उसकी वो आंखें जो खुद के अलावा किसी और चीज में रुचि ही नहीं रखती। और मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा उसे पूरी तरह से कुचलने के लिए। और फिर हमें उसका सिंक्रोनाइजेशन रेट दिखाया जाता है जो 21.35% था, जिसे देखकर प्रोफेसर बोलते हैं, ये तुम्हारा स्कोर बहुत ही सरप्राइजिंग है क्योंकि तुम्हारी उम्र के लोगों का स्कोर तुम्हारे स्कोर
स्कोर से आधा होता है। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर है। तुम तो बस अभी एक नया रिकॉर्ड बनाने ही वाले थे, क्योंकि जो अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है वह 26% का है। उनकी ये बातें सुनकर कांग ताइसू मशीन से हंसता हुआ निकलता है और बोलता है, प्रोफेसर आप मेरा कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद प्रोफेसर पूछते हैं, अच्छा तो ठीक है, कोई है जो इसके बाद सिंक्रोनाइजेशन के लिए जाना चाहेगा? लेकिन तभी कांग ताइसू किसी तरफ उंगली करता हुआ बोलता है, प्रोफेसर उस लड़के के बारे में क्या वह जा सकता है? वह डेक्स का सिंक्रोनाइजेशन रेट देखना चाहता था और डेक्स इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और डेक्स अपने डेस्क से उठने लगता है। लेकिन उसका दो चश्मिश बोलता है, मुझे माफ़ करना जियोंग, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। डेक्स बोलता है, कोई बात नहीं। और डेक्स अपने सीट से खड़ा होकर बोलता है, मुझे भी अब इसमें इंटरेस्ट आने लगा है, चलो फिर ट्राई करते हैं। और कांग ताइसू से हाँ बोलता हुआ देखकर खुश हो रहा था और वह सोच रहा था कि अब इसका पोपट हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद डेक्स उस मशीन में लेट जाता है और जैसे ही मशीन चालू होती है डेक्स स्माइल करने लगता है और फिर हमें डेक्स का सिंक्रोनाइजेशन नंबर दिखाया जाता है जो 0% से शुरू होता है और 3%, 5%, 15%, 20%, 30%, 45% और ऐसे ही बढ़ता जाता है। और डेक्स के सिंक्रोनाइजेशन रेट के इफेक्ट के कारण पूरे क्लास में ब्लू कलर की रोशनी फैलने लगती है, जिसे देखकर डेक्स का दोस्त बोलता है, भाई ये तो कुछ अलग ही लेवल पर है, जिसके बारे में मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद हमें दोनों प्रोफेसर को दिखाया जाता है, वह लोग भी ये देखकर हैरान थे और जो फीमेल प्रोफेसर होती है वो बोलती है, मिस्टर कांग उस लड़के का सिंक्रोनाइजेशन रेट नॉर्मल नहीं लग रहा है और ऐसा लगता है कि मशीन में कुछ एरर आ रहा है, प्लीज़ मुझे तुरंत बंद करने दीजिए। लेकिन प्रोफेसर बोलते हैं, नहीं नहीं रुको। और प्रोफेसर घबराते हुए बोलते हैं, ये कोई एरर नहीं है। और फिर हमें सिंक्रोनाइजेशन मशीन को दिखाया जाता है, उसके ऊपर 92.89% लिखा हुआ था और प्रोफेसर सिंक्रोनाइजेशन रेट को देखते हुए बोलते हैं, उसका सिंक्रोनाइजेशन रेट का माप पूरा हो गया है, उसका सिंक्रोनाइजेशन रेट 92.89% है। और ये सिंक्रोनाइजेशन रेट सुन के कांग ताइसू के तो तोते ही उड़ जाते और वो बोलता है, ये क्या बकवास है। और भाई डेक्स के सिंक्रोनाइजेशन रेट को देखकर उसके क्लास में सब शौक थे और फिर क्लास में सिर्फ उसकी ही बातें होने लगी थी। सब पूछ रहे थे, जियोंग क्या तुमने कभी आर्केडिया खेला है या कोई और नॉर्मल कंप्यूटर गेम? तुम्हारे टैलेंट सच में बहुत अच्छा है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। डेक्स अपनी आंख से मशीन को हटाता हुआ बोलता है, वेल सुनने में तो अच्छा लग रहा है, शायद अब से मैं ट्राई करूं। उसके बाद हमें कॉलेज के बाहर दिखाया जाता है जहां डेक्स कुछ खा रहा था और अपने फोन में उसी वीडियो को देख रहा था जिसमें चोई जेगू सभी आर्केडियन प्लेयर से माफी मांग रहा था। और डेक्स ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और पता नहीं वह क्या चीज है, पर वह बहुत ही मजे से खा रहा था। और फिर डेक्स सोचता है, अब जब ये खबर पूरी मास मीडिया में फैल गई है तो मेरे इस वीडियो पर व्यूज तो रॉकेट की तरह आ रहे हैं। और ये सिर्फ कोरिया की बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर में आर्केडिया खेलने वाले और खेलकर मजे लेने वाले लोगों का रिएक्शन आ रहा है। और अब इस वजह से अब आगे मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। और भाई देख लो डेक्स की तो भाई अपने यूट्यूब पर वीडियो से कितने पैसे कमा रहा है, चलो फिर भाई सारे मिलकर उससे पार्टी मांगते हैं। और फिर डेक्स उधर ही बैठे हुए सोचता है, खैर फिर भी प्रॉफिट मेरी उम्मीद से कम है। मुझे लगता है कि यूट्यूब के कर्मचारियों को बहुत कम पेमेंट मिल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अब अपने रेंट और कैप्सूल की EMI के बारे में अब और ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर मैं किसी आइटम को जो मुझे पॉसिबिलिटी के एक्सचेंज से मिली है उसे पैसे में बदल दूं तो मैं मालामाल हो जाऊंगा और वह दोनों भी पॉसिबिलिटी मिलने से खुश हो जाएंगे और मुझे अपना पापा बुलाएंगे। हुर्रे, पॉसिबिलिटी के लिए शुक्रिया पापा डेक्स। और डेक्स अपने हाथ में उस खाने को पकड़ा हुआ और खुश होता हुआ बोलता है, और एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के रूप में मेरा ये किबाम खाना आखिरी बार होगा, उसके बाद तो पार्टी होगी और रात में रशियन बुलाऊंगा, वो भी 6000 वाली नहीं, डायरेक्ट 10,000 वाली, और मजे ही मजे करूंगा। लेकिन तभी डेक्स के इतने अच्छे सपने को खराब करता हुआ कोई उसे पीछे से आवाज मारता है और जब डेक्स पीछे देखता है तो उधर उसका चश्मिश दोस्त होता है जो हाथता हुआ बोल रहा था, तुम इधर बैठे हो, मैं पता नहीं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम तो इधर आके बैठे हो। यार तुम तो वाकई कमाल के हो, तुम्हारा तो 92% सिंक्रोनाइजेशन रेट आया है, जबकि यहाँ तक कि कांग ताइसू का भी सिर्फ 21% ही मिला है और मेरा भी सिर्फ 15% ही आया। और तुम्हें पता है प्रोफेसर भी सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। लेकिन भाई डेक्स तो अपना खाना खाने में ही मस्त था और बोल रहा था, अरे वाह ये तो कोई नया टाइप का किबाम है और ये भी बहुत मस्त है, क्या तुम भी ट्राई करना चाहते हो? पर चश्मिश बोलता है, नहीं मैं अभी स्कूल के कैफेटेरिया से खा के आया था, इसलिए तुम ही खाओ। और पता है कि तुम्हें क्लास में अब सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन भाई डेक्स तो अब भी बस अपना किबाम ही दबा रहा था। लेकिन तभी चश्मिश बोलता है, तुम तो सचमुच हर तरह से अमेजिंग हो और मैं तो ये सोचकर एक्साइटेड हो रहा हूँ कि अगर तुम आर्केडिया खेलोगे तो क्या होगा। लेकिन तभी डेक्स बोलता है, पर मैं तो पहले से ही आर्केडिया खेलता हूँ
और भाई चश्मिश ये सुनकर हैरान हो जाता और पूछता, क्या अभी तुमने क्या कहा? लेकिन तभी हमें डेक्स बताता है कि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज का दिन सब कुछ प्लान के अनुसार आराम से चल रहा था, या शायद इसलिए कि मैंने बिना सोचे समझे आज जो नया किबाब खाया वो शायद बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था, या क्योंकि जो आज का मौसम है वो शायद अच्छा था, या चाहे जो भी कारण हो, पर ये पहली बार है जब मैं किसी और को बता रहा हूँ कि मैं भी आर्केडिया खेलता हूँ। लेकिन मैं आर्केडिया बेटा वर्जन के बाद से खेल रहा हूँ और मेरा यूजर नाम डेक्स है, और मैंने उसे बता दिया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। और भाई ये चैप्टर इधर ही ख़त्म हो गया।